कर सकते हैं। जी। सो फ्रेंड्स, मैं कमेंट पढ़ रही थी, कुछ नए लोग हैं और वो चाहते हैं कि मैं इंट्रोड्यूस करूं आपको कि मैं कौन हूं और मैं कहाँ से हूं। तो मेरा नाम शुभांगी है, शुभांगी वशिष्ठ, और मैं गुड़गांव से हूँ। और ध्यान से मेरी यात्रा जो शुरू हुई है जब मैं 11 साल की थी, मैं तब से ध्यान कर रही हूँ। मेरे दादाजी ने मेरे भीतर ध्यान के ये बीज डाले थे, उन्होंने मुझे ध्यान के बारे में बताया और मैं ध्यान करना शुरू हो गई। पर ध्यान, तब मैं इतना कनेक्शन नहीं ध्यान के साथ बना पा रही थी और करती थी ध्यान, बट मुझे फिर भी कुछ अपनी लाइफ में मैं बिजी रहती थी, अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी, तो ध्यान सिर्फ मेरे लिए हफ्ते में एक दिन के लिए हुआ करता था। और वो हफ्ते से एक दिन से वो कब मेरी जिंदगी से थोड़ा थोड़ा पीछे और होने लगा, जब जब मैं आगे अपने पढ़ाई पे फोकस करने लगी। तो पर एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे लगा कि ये मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान के बारे में, क्योंकि जब मेरी मदर क्रॉस ओवर हुई, उनकी डेथ हुई 2009 में, तो मेरे जीवन में एक पॉज आ गया, एक। तो मुझे लगा कि मुझे अपने जीवन को और गहरा समझना है कि मेरा क्या पर्पस है यहाँ पर आने का, जीवन में आने का, और मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो सारे प्रश्न मेरे भीतर से उठने लगे और फिर से मैंने अपने भीतर की यात्रा शुरू करी और मैं ध्यान करना शुरू करी। और मैं पत्री जी को मिली, आनापानासती ध्यान मैंने शुरू करा। 2010 से मैं ध्यान कर रही हूँ आनापानासती, और उनकी गाइडेंस से और अपने ऊपर अपने पे मैंने काम किया। मैं डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, वो मेरे टीचर्स हैं, उनसे मैंने बहुत सारी हीलिंग मोडालिटी सीखी हैं, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, इनर चाइल्ड, फैमिली कॉन्स्टलेशन, ब्रेथ वर्क, रिलेशनशिप, सब मैंने मोडालिटीज पे सबसे पहले अपने ऊपर काम किया। और जब मुझे लगा कि जब मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है, तो तब से मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया कि इस ज्ञान को मैं सबके साथ बांटूं, उनके साथ साझा करूं और उनको अपने भीतर जो उनका उद्देश्य है उनके साथ जोड़ पाऊं। तो यही मेरी कामना है। और तब से अब तक मेरी यात्रा ध्यान की शुरू है, और अभी भी हम इसी यात्रा पर हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक हमने जो चुना है, जैसे मैंने बोला कि हम बात करेंगे 5 ह्यूमन ट्रॉमास के बारे में। तो मैं एक सेकेंड आपसे शेयर करती हूँ प्रेजेंटेशन, ताकि आप सब देख पाए। जी, आई होप आप सब देख पा रहे हैं। यस यस मैम। जी। तो आज का टॉपिक है द 5 ह्यूमन ट्रॉमास। तो ऐसे 5 ह्यूमन ट्रॉमास जो हम, हर एक इंसान इस ट्रॉमा से गुजरता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये लगे कि ये ट्रॉमा मेरे जीवन में नहीं था। हम सब इस ट्रॉमा से गुजरे हैं। और पहले इन 5 ट्रॉमा से पहले हम जानेंगे कि ट्रॉमा क्या होता है। तो आप में से अगर कोई बताना चाहे, कोई कमेंट बॉक्स में लिखना चाहे कि जब आप ये शब्द देखते हैं ट्रॉमा, तो ट्रॉमा का मतलब है क्या, ट्रॉमा से आप क्या समझते हैं। आप में से कोई शेयर करना चाहे कि ट्रॉमा है क्या। सफरिंग किसी ने कहा है, पेन, शॉक, डिस्टर्ब्ड मेंटली, शॉक्ड हो जाना, सदमा लगना, नमनेस, शॉक। बिल्कुल सही, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। कि हमें लगता है कि जीवन में जब कोई दर्द हो, सफरिंग हो और नमनेस हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो जब हमें शॉक मिला हो, हमारे लिए एक सडन शॉक के जैसे कोई न्यूज आई हो, तो वो ट्रॉमा बन जाती है। बट ट्रॉमा फ्रेंड्स, देखिए, सिचुएशन जीवन में आती है, ये आती रहेगी परिस्थितियां, बट इस ट्रॉमा से आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो ट्रॉमा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरी नोटबुक किसी ने चुरा ली है, ये एक छोटी सी बात है
कि किसी ने मेरी नोटबुक चुरा ली, पर उस नोटबुक चुराई ले ली किसी ने, उससे मेरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? आपके लिए वो छोटी बात होगी, बट मेरे अंदर क्या चल रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी चीजें ही क्यों ले ली जाती है, मेरे से ही कोई क्यों धोखा करता है, मैं किसी पे भरोसा अब नहीं करूंगी। तो क्या है, वो सिचुएशन हो गई है, बट उसका इम्पैक्ट मेरे पर क्या पड़ रहा है, वो ट्रॉमा बनता है। सिचुएशन जो भी हो, आपके लिए नॉर्मल होगी, किसी और के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, पर हम उस सिचुएशन को लेते कैसे हैं, वो बनाता है ट्रॉमा। कि आप उसके साथ क्या अपने विचारधारा आपने बनाई है, क्या आपने बिलीव्स बनाए हैं, क्या आप जीवन को उसी नजरिए से देख रहे हैं, तो ये ट्रॉमा बनाता है। तो आज जो हम पहला ट्रॉमा लेने वाले हैं, जो फर्स्ट ट्रॉमा है, वो है बर्थ ट्रॉमा। आज जो हम पढ़ेंगे, बर्थ ट्रॉमा के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रॉमा जब होता है तो क्या होता है, जो हमारी, मैं कहूंगी जो डिवाइन नेचर है हमारी, हम उससे कहीं ना कहीं दूर हो जाना शुरू हो जाते हैं। हम अपने आप से दूर होना शुरू हो जाते हैं, और हम एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो मैंने अपने आप को एक शील्ड के समान बना लेते हैं हम, कि अब मैं अपने आप को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, या हम अपने आप को नम कर लेते हैं, या फिर हम, जैसे आपने सुना होगा कि फ्लाइट और फाइट मोड ले लेते हैं, कि जब भी कोई परिस्थिति होगी या तो मैं लड़ूंगा या मैं उस सिचुएशन से भाग जाऊंगा। ये क्या हुआ, एक सेल्फ मैकेनिज्म, मैंने एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया है, और हम इस मैकेनिज्म को जीवन काल तक लेकर चलते हैं, और उसी से ही हम हर परिस्थिति को, अपने जीवन को देखते हैं। तो हमें अपनी जो इनेट क्वालिटी है, जो हमारी डिवाइन नेचर है, हम उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं, और एक वॉल बना लेते हैं अपने बीच, अपने और इस वॉल के दूसरों के बीच में, कि हम अपने फीलिंग से दूर हो जाते हैं, हम अपने आप को नम कर लेते हैं, अपने सप्रेस कर लेते हैं, चीजों को अपने अंदर दबाए रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये बर्थ ट्रॉमा की। तो बर्थ ट्रॉमा क्या है? बर्थ ट्रॉमा से हम सब गुजरे हैं। बर्थ ट्रॉमा 3 भागों में डिवाइड है। हम समझते हैं बर्थ वही होता है जब हम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, पर दोस्तों ट्रॉमा तब से स्टार्ट हो जाता है जब आपके मम्मी पापा ने कंसीव किया था, जब आपकी मदर ने कंसीव किया था आपको, तब से ही आप जो भी अपने माँ के गर्भ में जो भी हो रहा था महसूस कर पा रहे थे, वो सब आप महसूस कर पाते हो। तो बर्थ ट्रॉमा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे ये इम्पैक्ट देता है, आप सबने हमारे माइथोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि कैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो कैसे माँ के साथ पूरी तरह से जुड़ा होता है। जैसे आपने महाभारत में सुना होगा कि चक्र भेदन के लिए, कि कैसे उनके पेट में उनका बेटा था, बट फिर भी अर्जुन का बेटा, वो उनको जानता था कि चक्र को कैसे भेदते हैं। कैसे उनको पता चला? क्योंकि वो माँ के गर्भ में ही उन्होंने सुन लिया था कि जब वो अर्जुन अपनी पत्नी से बात कर रहे थे चक्रव्यूह भेदन के बारे में, तभी अभिमन्यु ने बातें सुन ली थी, और जब वो बाहर आया और उन्होंने वो चक्र भेदन किया, क्योंकि वो माँ के गर्भ में ही सब सुन पा रहे थे। और आपने देखा होगा कि जब भी एक मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो हम उनको बोलते हैं कि अच्छी बातें करें, अच्छी चीजें पढ़ें। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो सब जो भी माँ और पिता की स्थिति है, वो सब बच्चे पर जा रही होती है उस समय। बच्चा, हमें लगता है कि जब बच्चा बाहर आता है तभी वो सुन सकता है, समझ सकता है, पर ऐसा अगर आप साइंस के बारे में आपको मैं बताऊं, अगर साइकोलॉजी के बारे में आपको पता हो,
तो वो बोलते हैं कि जब माँ कंसीव कर लेती है तब से लेके बच्चा महसूस कर पाता है आसपास की चीजों को और माँ के साथ जो हो रहा है उन बातों को भी। तो अभी जो दोस्तों आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप चाहे दादी हैं, नानी है या माँ है, अभी के लिए 2 घंटे के लिए आप ये सब भूल जाए। आप सिर्फ अपने पर फोकस रखें। इस समय जैसे मैं ट्रॉमा बोलूंगी आप अपने बच्चों से रिलेट करेंगे कि ओ अच्छा मेरे बेटे के साथ या मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ। पर मैं कहूंगी अभी जो ये 2 घंटे हैं ये आपके हैं। इस पे आपको अपनी जर्नी के बारे में देखना है कि जब आप माँ के गर्भ में थी या जब आपका जन्म हुआ तो क्या हुआ। तो बच्चों पे ना जाके हम फोकस अपने ऊपर रखें। क्योंकि बहुत जब भी मैं ये सेशन लेती हूँ लोगों के बहुत सवाल होते हैं कि मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ है, मैं उसको कैसे ठीक कर पाऊंगी। तो ठीक आप तभी कर पाएंगी जब आप अपने ऊपर काम कर पाएंगी। तो अभी हमारा फोकस अपने पर रहेगा। तो ये बर्थ ट्रॉमा की हम बात कर रहे हैं। तो बर्थ ट्रॉमा 3 प्रोसेसेस में 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। तो बर्थ ट्रॉमा हम पहले जो जानेंगे वो है हमारा कंसेप्शन स्टेज। कंसेप्शन स्टेज क्या होता है कि जब कंसेप्शन, जब माँ और पिता, जब मदर कंसीव कर लेती है, जब माँ को पता चल जाता है कि हाँ जैसे ही एग जो होता है उनके ओवरी पे इम्प्लांट हो जाता है, उसको कहते हैं कंसीव, मतलब कंसेप्शन स्टेज। तो कंसेप्शन स्टेज में बहुत सारे ट्रॉमास बनते हैं। तो मैं जैसे ये मैंने लिखे, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी और आप देख सकते हैं कि ऐसा कभी आपने सुना हो या आपने महसूस किया हो कि आपके साथ ऐसा हुआ था, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो पहला, अगर ट्रॉमा कैसे बनता है, जैसे हम बोले कि ग्रेट एक स्पिरिट जब मैटर में आती है तो वो ये कंसेप्शन के प्रोसेस से आती है। एक ऊर्जा जब इस फिजिकल बॉडी में, इस फिजिकल वर्ल्ड में आती है तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। जैसे कि लिखा है कंसेप्शन स्टेज क्या है, द वे बेबी इज कंसीव्ड हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑन हाउ ही और शी विल फील being in a physical body in the physical universe and is connected to his life purpose। कि जो भी जब ये कंसेप्शन होता है तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है ये बच्चे के लिए, क्योंकि उसी से ही इम्पैक्ट पड़ता है कि वो इस फिजिकल बॉडी में कैसा महसूस करता है और दूसरा इस फिजिकल यूनिवर्स में कैसा महसूस करता है और उसके जीवन में आने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहला, अगर कंसेप्शन अनवांटेड कंसेप्शन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मदर रेडी नहीं थी और एकदम से कंसेप्शन हो गया, तो वो भी एक ट्रॉमा बनता है उस बच्चे के लिए, उस नवजात बच्चे के लिए जो आपके गर्भ में है। अगर आप थे एक अनवांटेड कंसेप्शन कि मदर या फादर अभी रेडी नहीं थे और एक्सीडेंटली कंसेप्शन हो गया और आप आ गए, तो उसका इम्पैक्ट आपके, मैं कहूंगी बॉडी पर, आपके माइंड पर, आपके इमोशंस पे पड़ा होगा। तो ये पहला है। दूसरा, जैसे कि कंसीव टू सेव फ्लैटरिंग मैरिज। क्या होता है हमारे कल्चर में कि आपने सुना भी होगा कि जैसे ही हमने एक उम्र पे हमने एक बिलीफ बनाया हुआ है, जैसे ही कोई 23-24 साल का होता है और अकेला है, हम उसको ये प्रश्न कहते हैं कि शादी अब कर लो, तुम्हें अगर किसी को कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा तो हम कह देते हैं शादी कर लो, तुम्हें उद्देश्य मिल जाएगा। फिर वो शादी कर लेते हैं। फिर शादी के बाद कहते हैं अच्छा अभी भी उद्देश्य नहीं मिला, बच्चे कर लो, तुम्हें उद्देश्य मिल जाएगा। फिर वो बच्चे हो जाते हैं, फिर एक बच्चा होता है तो फिर हम कहते हैं अच्छा अभी भी नहीं हुआ, दूसरा कर लो तो पक्का ही मिल जाएगा उद्देश्य। ऐसे करते करते हमारा जीवन ही बीत जाता है और हम उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाते। तो जब भी मैरिज में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम क्या करते हैं कि मैरिज को बचाने के लिए बच्चा कर लेते हैं।
हमें लगता है कि बच्चा हमारी बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बना देगा और कनेक्शन बना देगा। सोचिए कि कितना बोझ हमने उस बच्चे पे डाल दिया है, कितना बोझ लेके वो बच्चा इस दुनिया में आएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा क्या है उस बच्चे को लाने की, कि मेरी शादी बच जाए। अगर मेरी शादी में प्यार नहीं है, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ प्यार नहीं करती है, बच्चे के आने से सुधर जाएगा। तो सोचिए अनकॉन्शियसली हम उस बच्चे को ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि तुम हमारी खुशी के जिम्मेदार हो, तुम होगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। तो सोचिए उस बच्चे की या हमारी क्या मनोस्थिति रहेगी कि मुझे ये बोझ लेके अपने माँ बाप का प्यार अगर पाना है तो मुझे कुछ करना है। तो ये भी ट्रॉमा बनाता है। तीसरा जैसे कि है डिसेपरेशन टू कंसीव, कि मतलब कि आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, एकदम उस कंसीव से या कंसेप्शन से बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, या इलेजिटिमेट कंसेप्शन। इलेजिटिमेट कंसेप्शन का मतलब होता है कि शादी से पहले ही आपने किसी के साथ आपके संबंध बने और आपने कंसीव कर लिया, तो वो उसको बोलते हैं इलेजिटिमेट चाइल्ड, कि शादी से पहले ही आपका कोई बच्चा था या कंसीव किया आपने। तो वो भी ट्रॉमा बनाता है। और नेक्स्ट आता है वॉयलेंट कंसेप्शन, कि शायद आपके पार्टनर जो थे या आपके जो मैं कहूंगी फादर थे, वो इतने वॉयलेंट थे कि वॉयलेंट अब्यूज में ये कंसेप्शन हुआ, कि वो अब्यूज करते थे मदर को, फिजिकली टॉर्चर करते थे, सेक्सुअली टॉर्चर करते थे, वर्बली टॉर्चर करते थे, और उस वॉयलेंस में ये कंसेप्शन हो गया। तो तब भी वो ट्रॉमा, वो इम्पैक्ट डालता है हमारी साइकोलॉजी पे, हमारे माइंड पर, उसका इम्पैक्ट हमेशा बना रहता है। और फिर आता है कंसीव ड्यूरिंग बैंकरप्सी और फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स, कि अगर घर में कोई ऐसी फाइनेंस की जहाँ पे प्रॉब्लम रही हो, जहाँ पे पैसों की कमी हुई हो, या फिर ऐसा कुछ हुआ घर में कि सब कुछ फाइनेंसेस ही खत्म हो गए, आपका काम पूरा खत्म हो गया, बिजनेस चौपट हो गया, उस दौरान अगर आपने आपकी मदर ने कंसीव किया है, तो तब भी वो आप पे ट्रॉमा बनाता है, तब भी वो आपके साइकी पे आता है। और फिर आता है कि अगर कंसीव हुआ हो, अगर आपके मदर या फादर में से कोई भी ड्रग एडिक्टेड हो, या अल्कोहल लेता हो, या ड्रग्स लेता हो, तो वो भी बच्चे पे इम्पैक्ट देता है। और फिर आता है कंसीव ड्यूरिंग सीरियस इलनेस और द अदर लव्ड इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स, या तो घर में कोई सिवियर किसी को कोई बीमारी रही हो, कोई लव्ड वन आपका जैसे कि बहुत क्लोज हो, या आपके जैसे कि अगर मैं बोलूं आपकी मदर अगर उस समय बहुत बीमार रहती हूँ और तब आपकी मदर ने कंसीव किया है, तो इसमें होता क्या है, तो उसमें उनको गिल्टी लगता है, उनको हेल्पलेस फील होता है कि देखो अब मैं इधर प्रेग्नेंट होगी, मैं अपनी मदर को नहीं हेल्प कर पा रही, या मैं अपनी फादर को नहीं हेल्प कर पा रही, मैं वहां नहीं जा पा रही, या उनके साथ समय नहीं बिता रही। तो ये सारे जो इमोशन है, क्योंकि देखिए हम जो है, जैसे आप सबको पता है कि हमारे शरीर के भीतर 70% वाटर है, 70% हमारी बॉडी वाटर है। और वाटर क्या है, इमोशंस होते हैं, और हम उस इमोशंस के अंदर हैं। जो वूम है, जो गर्भ है, वो भी एक पानी का बैग है, वाटर बैग है, जिसके अंदर हम होते हैं। तो सोचिए जो भी मदर फादर की और जो आसपास लोगों की स्थिति होगी, वो पूरा वो बच्चा महसूस कर पाएगा, वो सारे शब्द उसको अंदर जा रहे हैं, और वैसे ही वो फिर आगे जीवन को देखेगा। और ये सब कुछ अनकॉन्शियसली होता है, बिकॉज हमें ये सिखाया नहीं गया है। हमें क्या कहा जाता है कि कोई बात नहीं, बच्चा कर लो, अपने आप सीख जाओगे कि कैसे बच्चे को बड़ा करना है। ये एक आर्ट है फ्रेंड्स। सोचिए एक स्पिरिट एक मैटर में आ रही है, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज, जो हमें सिखाई नहीं जाती।
एक फिजिकल वर्ल्ड में, एक प्लैनेट में एक ऊर्जा आ रही है जिसको हम डिवाइन बोलते हैं, बिकॉज हम सब डिवाइन है हमारे भीतर, हम उसी सोर्स से आए हैं। सोचिए एक सोर्स, एक दिव्य आत्मा इस धरती पर आ रही है, बट हम उसके स्वागत के लिए हमने कोई तैयारी नहीं करी हुई, हम सिर्फ उसको ऐसे ही लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में जाना नहीं कि मैं कैसे इसको और स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। और हम बस जीवन को ऐसे ही बस चलता जा रहा है, और ऐसे ही बच्चे होते जा रहे हैं, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, और जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है कि कैसे आप इस धरती पर आए थे, और यही आपकी पूरी जर्नी बनाएगा। क्या आप पे इम्पैक्ट डाला कंसेप्शन में, वो ही आपका जीवन, आप उसी से ही देखते चलते हैं। तो वही है कि अगर कोई इलनेस घर में आसपास हुई हो, जो आपके लव्ड वन हो, फैमिली मेंबर्स हो, तब आपकी मदर ने आपको कंसीव किया था, तो वो भी इम्पैक्ट डालता है, बिकॉज मदर का सारा फोकस उन लोगों पे रहेगा कि वो बीमार है या वो ठीक नहीं है, घर में बैंकरप्सी हो गई है, तो क्या है, बच्चे पे वो प्यार ही नहीं जा रहा, सब डर जा रहा है, क्योंकि इसमें माँ डरी हुई है कि कुछ भी हो सकता है, पैसा नहीं है घर में, कैसे जीवन चलेगा, सब उस बच्चे पे जा रहा है। और फिर नेक्स्ट, जैसे कि कंसेप्शन अगर ड्यूरिंग आफ्टर वॉर हुआ हो या एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ हो, जैसे कि अगर मैं बोलूं, जब ये सिख टेररिज्म, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जब डिवाइड हुआ था, वो इंडिया से लोग पाकिस्तान में जा रहे थे, पाकिस्तान से लोग इंडिया में आ रहे थे, तब उस टाइम पर अगर आपकी मदर फादर ने आपको कंसीव किया हुआ है, तो वो टाइम इतना ट्रॉमेटिक टाइम था उन लोगों के लिए, और सोचिए उन बच्चों के लिए भी ट्रॉमेटिक होगा, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या वो सरवाइव कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी ऐसे वॉर के ड्यूरिंग या टेररिज्म, जैसे 9/11 अगर मैं बोलूं कि उस समय अटैक पड़ा था, तो उस समय अगर हुआ हो, तो क्या होता है, ये सारी आपकी साइकी पे इसका इम्पैक्ट आता है। और कंसेप्शन के टाइम पर मेंटली, इमोशनली और फिजिकली क्या स्टेट थी आपके पेरेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी स्थिति थी उनकी, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, और अगर मैं फिजिकल लेवल पे भी, भौतिक शरीर में भी उनकी स्थिति कैसी थी, क्या वो हेल्दी रहते थे, क्या उनको टायर्डनेस तो नहीं फील होती थी, इमोशनल लेवल पे उनको कैसा, अच्छा लगता था कि नहीं लगता था, और मेंटल लेवल पे भी क्या उनके विचारधारा थी, कैसे वो जीवन को आगे देखते थे, ये सब इम्पैक्ट देता है फ्रेंड्स। अगर आप इससे रिलेट कर पाए इन पॉइंट से कि अगर आपका कंसेप्शन इन सिचुएशंस में हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये हमारे साइकी पे इसका ट्रॉमा बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा को लेके हम जीवन को आगे चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसी से ही देख रहे हैं। तो ये है पहला कंसेप्शन स्टेज। तो अब दूसरी स्टेज पे हम जो चलते हैं वो है जेस्टेशन स्टेज। जेस्टेशन स्टेज क्या होता है, जब 9 महीने जो आप अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं उसको बोलते हैं जेस्टेशन स्टेज। पहले आता है कंसेप्शन, कि जब आपने कंसीव किया, जब एग आपकी मदर की ओवरी पे लग जाता है उसको कहते हैं कंसीव करना। और फिर जब वो एग धीरे धीरे बढ़ता है, फीटस जिसको हम कहते हैं, वो फीटस के रूप में आता है, बढ़ता है, उसको बोलते हैं, 9 महीने को बोलते हैं जेस्टेशन स्टेज। तो जेस्टेशन स्टेज के भी ट्रॉमा होते हैं। तो जैसे बोला गया है कि जेस्टेशन स्टेज है क्या, लिखा है, द अनबॉर्न चाइल्ड इज अ फीलिंग, रिमेम्बरिंग, अवेयर बीइंग, बिकॉज ही इज व्हाट हैपेंस टू हिम। कि जो ये अनबॉर्न चाइल्ड है, जिसने अभी जन्म नहीं लिया है, जो अभी माँ के गर्भ में है, वो एक क्या है, एक भावना है, एक भावना, एक फीलिंग है, और जो याद रखता है, रिमेम्बरिंग है, एक अवेयर बीइंग है वो, जो माँ के गर्भ में है। और ये क्या बनता है, जो उसके साथ हो रहा है उस समय, वो वैसा ही बन जाता है जो भी उस समय हो रहा होगा उसके साथ या आसपास लोगों के साथ।
तो लिखा व्हाट हैपेंस टू अस ऑल इन द 9 months between conception and birth molds and shapes personality, drives and ambition in every important ways. जो ये 9 महीने का पीरियड है कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का, ये ही हमें मोल्ड करता है, शेप करता है हमारी पर्सनालिटी को, कि हम कैसी पर्सनालिटी बन के बाहर निकलेंगे, क्या हमारे एम्बिशन होंगे, क्या इम्पोर्टेंट वेज होंगे जहाँ पे हमें लगेगा कि हम जीवन को और ड्राइव उसको आगे लेकर जा सकते हैं. तो ये 9 महीने इज लाइक अ फाउंडेशन, मैं कहूँगी कि जो भी आप लेते हैं उस समय वो आप पे इम्पैक्ट देता है. तो पहला अगर ट्रॉमा जेस्टेशन पीरियड का हम सोचे तो वो है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एम्बिवेलेंस अबाउट प्रेगनेंसी. कि आप कॉन्शियसली या फिर मैं कहूँगी अनकॉन्शियसली लोगों को होता है कि ये 9 months, बस 9 months हमें लगता है कि वो ना, उसको हमें ये नॉलेज ही नहीं होती पहली बात तो कि वो कुछ सुन सकता है या महसूस कर सकता है. हम इस 9 months को बड़े अपने तौर तरीके से निकालते हैं, लोग बड़े नॉर्मली लेते हैं, या कोई कहते हैं अच्छा ठीक है अब बहुत सारी चीजें हो गई हैं. बट जो ये 9 months है, मैं कहूँगी ये 9 months होते हैं पेरेंट्स की बॉन्डिंग बनाने के लिए. आपका रिलेशनशिप इस बेबी के साथ, जो अनबॉर्न बेबी है उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट बनाता है इस जेस्टेशन पीरियड में. आप इस 9 महीने को कैसे बिताते हैं, क्या आप सिर्फ अपने नॉर्मल कामों में आप उससे, जैसे कि आप बोलते हैं कि कम्युनिकेट करना चाहिए बेबी के साथ, जब इन 9 महीने में मम्मी पापा स्पेशली मदर और फादर को बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, उसके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ सुन रहा है, महसूस कर पा रहा है. आपको बताना चाहिए कि आप वांटेड हो, आपके लिए हम तैयार हैं इस वर्ल्ड में आपका वेलकम करने के लिए. वी आर सो एक्साइटेड. एक लविंग स्पेस क्रिएट करने की जरूरत होती है उन 9 महीनों में भी, कि आप उससे बात करें रेगुलरली, उसके साथ टच बना के रखिए, उसको टच करिए, उसके साथ अपना एक इमोशनल बॉन्ड बनाइए. बट हम बड़े अनकॉन्शियसली 9 महीनों को बिताते हैं, कॉन्शियस ही नहीं होते अपने बारे में और बेबी के बारे में. तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स ने भी इसी 9 months में, क्योंकि बहुत कुछ होता है इन 9 months में, जैसे मैंने कंसेप्शन के टाइम पर बोला, इसमें भी ऐसे ही हो सकता है कि वो 9 महीने में आपकी मम्मी पापा की स्थिति क्या थी, क्या वो खुश थे इस प्रेगनेंसी से, क्या उन पे प्रेशर था. जैसे कि पहला अगर गर्ल चाइल्ड है तो दूसरा वो बॉय चाइल्ड चाहते हैं, और अब वो है गर्ल चाइल्ड, और आपके मम्मी पापा बस ये प्रार्थना कर रहे हैं कि लड़का हो जाए. उन 9 महीनों में सोचिए उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट डल रहा है जो अंदर लड़की है, अगर वो लड़की है तो. अगर आप लड़की हुए, सोचिए आप अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड है अपने मम्मी पापा की, और अगर मम्मी पापा या आसपास दादा दादी के ऐसे थॉट थे कि अब एक लड़का हो जाए तो हमारा जीवन उद्धार कर देगा, हमारी मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे वर्ड्स हम बोलते हैं. सोचिए उस पे, उसके ऊपर, उस बच्चे पे कितना इम्पैक्ट डलेगा. ये एक ट्रॉमा है. क्या उसको वांटेड फील होगा? उसको लगेगा नहीं कि मैं आऊं ही ना बाहर, क्योंकि बाहर तो लड़का चाहिए और मैं हूं लड़की. तो क्या होता है, 2-3 चीजें होती है इसके साथ. अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या होता है, पहली बार हमें अनवांटेड फीलिंग रहती है. आपको जीवन भर अपने जीवन में भी देखिएगा कि आपको लगेगा हमेशा अनवांटेड फीलिंग, कि अनलव्ड, अनवांटेड, कि मेरे को कोई नहीं चाहता. और दूसरा, या तो जो आप जेंडर हैं आप उसके साथ कंफर्टेबल ही नहीं है, आप फीमेल हैं और आप फीमेल नहीं बनना चाहती, आप हमेशा बॉय के जैसे एक्ट करती हैं, आप बॉय के जैसे आगे जीवन को लेके जाना चाहती है, बॉय के जैसे चीजें करेंगी. क्यों ऐसे हम करते हैं? क्योंकि हम प्यार चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली मम्मी पापा को बॉय चाहिए था, तो मैं बॉय के जैसे प्रिटेंड करती हूँ ताकि मुझे एक्सेप्टेंस मिले, ताकि मुझे प्यार मिले.
इसके पीछे की इंटेंशन यही होती है बच्चे की, और वो अनकॉन्शियसली है। आपने कभी, शायद आपके मम्मी पापा ने आपसे शायद ये अभी तक शेयर भी ना करा हो कि हम लड़का चाहते थे, या कोई ऐसी बात भी थी, और बड़ी नॉर्मली शायद उन्होंने कहा हो कि अब सेकंड लड़का हो जाए तो ठीक होगा। पर देखिए आप पे क्या इम्पैक्ट डला उस बात का, वो है ट्रॉमा। तो आप में ये 9 महीने कैसे रहे आपके मम्मी पापा के साथ, क्या वर्ड्स बोले जाते थे, आसपास की सिचुएशन कैसी थी, इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली कैसा था, स्टेबल थे वो लोग, खुश थे इस प्रेगनेंसी से, या स्ट्रेस आउट थे, मदर पे बहुत प्रेशर था कि अब सेकंड प्रेगनेंसी है तो मुझे बॉय चाहिए, या सेकंड प्रेगनेंसी है तो मुझे गर्ल ही चाहिए। तो ये सारा प्रेशर जो है वो उस बच्चे पे भी जाता है, हम पर भी जाता है। और इस 9 महीने में अगर जैसे लिखा हुआ है कि जो जो फ्यूटल है, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स इंजेस्टेड विलिंगली और अनविलिंगली बाय द मदर, कि उसको टॉक्सिक्स दिए जाते हैं, या मदर को विलिंगली या अनविलिंगली, कि जैसे अभी के कल्चर में बहुत सारे लोग कि अगर बॉय होता है तो कोई जड़ी बूटियां खिलाते हैं, दवाई खिलाते हैं कि नहीं ये खा लो तो लड़का हो जाएगा, जबरदस्ती, अनविलिंगली, मदर की इच्छा भी नहीं होती वो करने की, और ऐसी चीजें फोर्सफुली कराया जाता है। तो सोचिए उस पे क्या इम्पैक्ट डल रहा है। वो फियर वाली एनर्जी, डर वाली एनर्जी सब उस बच्चे में जा रही है। जो अनबॉर्न बच्चा है वो फील कर पा रहा है उस डर को। तो ये सब जाता है। और अगर मदर या उस समय ड्रग्स लेती थी, 9 मंथ्स अल्कोहल लेती थी या स्मोक करती थी, तो वो भी बच्चे पे असर देता है उस पे, क्योंकि ये सारे टॉक्सिक्स हैं जो उस पे जा रहे हैं। और तीसरा, जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी एक ट्रॉमा बनाता है। जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया कि क्या मदर स्ट्रेस में थी कि मुझे ये प्रेगनेंसी को लेके कि मुझे अब ये प्रूव करना है, या पहली प्रेगनेंसी मिसकैरेज था या अबॉर्शन था, तो बट इसको वो चाहती थी कि नहीं बिल्कुल स्ट्रेस, सब कुछ ठीक हो। चाहे वो सब कुछ ठीक चाहती थी, बट पीछे जो ऊर्जा होती है दोस्तों, वो होती है डर की, और वो डर ही हम उस बच्चे में ट्रांसफर कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। क्योंकि हमें लगा था कि पहले वाले बच्चे नहीं सरवाइव कर पाए, तो कभी कहीं इसी के साथ ये ना हो जाए, फिर तो नहीं हो जाएगा, वो सब डर रहता है, वो प्रेशर रहता है। तो ये भी ट्रॉमा देता है हमारे जेस्टेशन पीरियड में। और मैं कहूँगी जैसे कंसेप्शन की हमने बात करी, और कंसेप्शन ना 2-3 और हमारे ट्रॉमाज होते हैं जो हम सबके साथ होते हैं। पहला जो है वो है कि हमें लगता है कि हम सोर्स से सेपरेट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है हम सबके लिए। हमें लगता है कि हम एक हेवन से एक हेल में भेजे जा रहे हैं, इनकारनेट हो रहे हैं इस फिजिकल प्लैनेट पे, और हम सोर्स से सेपरेट हो रहे हैं, और हम नहीं चाहते होते यहाँ पर आना, क्योंकि हमें लगता है कि हम सेपरेट हैं। और यहाँ आके भी लगता है हमें कि सोर्स और हम दोनों के बीच में बहुत सेपरेशन है, हम यहाँ क्यों आ गए हैं। ये भी एक ट्रॉमा बनता है, और इसकी वजह से हमारे भीतर अनकॉन्शियस डेथ अर्ज भी रहती है। हमें लगता है कि हम फटाफट जीवन को खत्म करें और वापस से सोर्स के पास चले जाएं। तो ये एक कंसेप्शन ट्रॉमा है, क्योंकि जब आप सोर्स से अलग होकर आते हो तो आपको लगता है सेपरेट फीलिंग होती है, कि आपको एक चीज से सेपरेट कर लिया गया है, उससे आप हट गए हो, उससे आप जुड़े नहीं हो। तो वो कंसेप्शन ट्रॉमा में आती है। और जेस्टेशन होता है कि 9 महीने आप कैसे अपनी मदर के गर्भ में थे, आसपास की सिचुएशन कैसी थी, ये सारा आप पे ट्रॉमा आता है, इसका इम्पैक्ट देता है। और आगे हम बात करें बर्थिंग स्टेज की, जो तीसरी स्टेज है। बर्थिंग स्टेज क्या है? द वे वी एक्सपीरियंस द बर्थ एंड द वे वी आर हैंडल्ड ड्यूरिंग द बर्थ स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द साइकी दैट फ्लरिशेस अस इन। कि जब हमारा जन्म होता है, कैसे हमारा जन्म हुआ, कैसे लोगों ने हमें हैंडल किया उस समय, वो बहुत कुछ हमारे जीवन के बारे में बताता है,
कि उससे ही हमारी साइकी, जिसको बोलेंगे डेवलपमेंट, वो फ्लरिश तभी होती है कि अगर उसे अच्छे ढंग से बर्थिंग प्रोसेस हुई हो तो, जो कि नहीं होती है। हम बर्थिंग प्रोसेस के भी बहुत सारे ट्रॉमास हैं जो हम निकलते हैं बर्थिंग प्रोसेस में, जैसे कि पहला ट्रॉमा एबनॉर्मल बर्थ एक्सपीरियंसेस। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हुई है, अगर आपके मदर की फॉर एग्जांपल डिलेड लेबर हुआ है, तो अगर आपका डिलेड लेबर हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपकी साइकी पे पड़ता है। डिलेड लेबर को क्या लगता है, ऐसे बच्चों को जिनका डिलेड लेबर हो, उनको लगता है कि जीवन एक स्ट्रगल है, हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है जीवन को में कुछ पाने की। तो हमेशा उनकी ये इम्पैक्ट रहता है कि हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है चीज़ों को लेने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए हमें बहुत ढोना पड़ता है गधे के जैसे, बस जीवन को हम ढो रहे हैं, चला रहे हैं, बहुत मुश्किल है जीवन को चलाना। तो ये क्या है डिलेड लेबर, मतलब कि अगर लेट हुआ लेबर, पेन आपके बहुत घंटे तक चलते रहे, या प्रेगनेंसी 9 मंथ से 9.5 मंथ्स तक चलती रही, या 10 मंथ्स तक भी लोगों की चली जाती है, तो क्या रखता है डिलेड लेबर है ये। तो इसमें ये जो अंदर बच्चा है वो ऐसे इम्पैक्ट बनाता है। सेकंड है फास्ट बर्थ, कि फटाफट से बर्थ हो गया, तो ऐसे बच्चों पे कैसा इम्पैक्ट रहता है, उनको लगता है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोबडी। उनको लगता है फटाफट चीजें करनी है, फटाफट चीजों को अचीव करना है। अगर नहीं होती फटाफट चीजें तो उनको इरिटेशन होती है, उनको गुस्सा आता है कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा, इतना आसान इतना नॉर्मल काम है और मैं इतने घंटे क्यों लगा रहा हूँ, इस घंटे काम को 1 घंटे में करना है बट मैं 2 घंटे लगा रहा हूँ। तो क्या है, कहीं ना कहीं फास्ट बर्थ हुआ है। तो ये इम्पैक्ट रहता है कि फटाफट जल्दी जल्दी काम करना है, सबको जल्दी जल्दी अचीव करना है जीवन में, और ऐसा भी लगता है कि जीवन को भी जल्दी जल्दी जी के खत्म करो। तो ऐसा भी रहता है। फिर आता है ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या होता है कि जब एक बच्चा बर्थ करता लेता है तो पहले क्या आता है, उसका सर आता है बाहर और फिर लेग्स आती है। बट ब्रीच का मतलब क्या होता है कि पहले लेग्स आनी और सर बाद में आना। तो ब्रीच वाले लोगों पे इम्पैक्ट क्या रहता है कि वो हमेशा गलत रास्ते पर है। उनको लगता है कि जीवन में जो भी दिशा पकड़ता हूँ मैं हमेशा गलत दिशा पे ही पहुंच जाता हूँ, मेरे डिसीजन हमेशा गलत ही रहते हैं, क्योंकि अपसाइड डाउन हो गए वो, क्योंकि पहले सर आना था बट आया बाद में। तो क्या लगता है उनको कि उल्टा चल रहा है सब कुछ जीवन में, जीवन उल्टा है। तो ये उनका इम्पैक्ट रहता है। और फिर आते हैं सिजेरियन, जो कि अब नॉर्मल हो चुका है। मैं कहूंगी कि अब लोगों के लिए नॉर्मल जो ये एबनॉर्मल अब नॉर्मल हो गया सिजेरियन, क्योंकि अब फीमेल्स को वो फियर कह लीजिए या स्ट्रेस कह लीजिए आसपास, और डॉक्टर्स जो हमारे प्रोफेशनल हैं, नो डाउट मैं उन प्रोफेशनल्स पे पॉइंट नहीं कर रही, बट उनको भी ये ये नॉलेज, ये विजडम को जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक लव स्पेस क्रिएट करना उस बर्थिंग प्रोसेस में बहुत जरूरी है। बट हम आप सोचिए, अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि आपको जीवन में आना है, जीवन जन्म लिया आपने, आपका जन्म कैसा होना चाहिए? अगर आप अपने आप से प्रश्न करें कि अगर मैं आप इस धरती पर आना चाहता हूँ, मेरा बर्थिंग कैसा होना चाहिए? तो आप में से लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं, ब्लिसफुल होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, राइट? बिल्कुल सही बात है कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता है? क्या होता है? रबड़ के, हमें टच कैसा मिलता है? रबड़ के ग्लव्स पहने होते हैं, शार्प लाइट्स होती हैं हमारे ऊपर, टेम्परेचर इतना कोल्ड होता है, नॉइसेस होती हैं, इतना केयरिंग हमें प्रोफेशनल्स नहीं मिलते हैंडल करने के लिए, प्यार नहीं मिलता, वो स्पेस नहीं मिलता, टच नहीं मिलता। तो सोचिए आपका पहला एक्सपीरियंस इस धरती पर आने का क्या रहा।
एक तरीके से ये एक, मैं कहूंगी एक प्रोसेस जिससे हम आए हैं, ये एक आपकी साइकी पे इम्पैक्ट देता है कि आप इस प्रोसेस में सक्सेसफुल रहे हैं कि फेल्यूर हुआ है, क्योंकि ये पहला प्रोसेस है। और जो इसका आउटकम होता है, आप जीवन को भी वैसे ही लेना शुरू कर देते हैं। और वो ग्लव्स, वो टच नहीं मिलता आपको, इतनी शार्प लाइट्स हैं, और अंदर देखिए, अंदर क्या है, अंधेरा है, और बाहर कितनी तेज रोशनी है, कितना इम्पैक्ट डालेगी उस पर। और हम टच नहीं देते, मदर को नहीं पकड़ाते, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बेबी मदर के पास जाना चाहिए, उसके चेस्ट के पास। बच्चे को सेफ फीलिंग होनी चाहिए, बट हमें सेफ फीलिंग नहीं लगती यहाँ पर आने के लिए। हमारा एक्सपीरियंस ही इतना ट्रॉमेटिक बन गया होता है कि हम अपने इमोशन फीलिंग्स को नम कर लेते हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये बातें कर रही हूँ, आप लोग अगर इंट्रोस्पेक्ट करोगे, बहुत सारे लोगों को होगा कि हमें याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को नम कर लिया, क्योंकि इतना ट्रॉमा था, हमने उस ट्रॉमा को एक बड़े से सूटकेस में बंद करके रखा हुआ है। हम पता ही नहीं हमें, हमने कि नम हो गए हम, कि हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। तो सिजेरियन वाले बच्चों को क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट डालते हैं सिजेरियन के बच्चे? सिजेरियन के बच्चों को लगता है कि एक तो जो साइकोलॉजी बोलती है, जो साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव किया है कि 99%, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, ताकि लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता अगर जो सिजेरियन होते हैं या इंड्यूस किया जाता है, तो डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग थिंग्स होता है उनको, चीजों को खत्म करने में थोड़ा टाइम लगता है, और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम लगता है। अभी एक्सट्रीम्स में भी हो सकता है, मैं इसको कहूंगी ओवर कॉन्फिडेंस भी होंगे सिजेरियन जो होंगे, जिनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, या फिर एकदम एक्सट्रीम्स में होंगे या कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है और डिफिकल्टी लगती है चीजों को कंप्लीट करने में। और ऐसे बच्चे या तो क्रेव करेंगे या फिर वो डिसलाइक करेंगे टच को। क्रेव करेंगे या फिर डिसलाइक करेंगे टच को, दोनों चीजें हो सकती है। क्रेविंग मतलब वो चाहेंगे हमें कोई टच करे, हमें हक करे, हमें अपने पास बिठाए, गोद में पकड़े, गले लगाए। या फिर उनको ये चीजें पसंद नहीं आएंगी, वो कहेंगे मुझे मत टच करो, दूर रहो, ज्यादा टची वाली फीलिंग नहीं, दूर दूर होके बात करो, मेरे को छुओ मत। तो ये दोनों हो सकती हैं चीजें, तो ये सिजेरियन के केस में होता है। और फिर आता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड क्या होता है कि जब आपको पेन्स नहीं होते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियल आपको पेन्स देते हैं, इंड्यूस्ड करते हैं, कि ताकि आपको पेन होए और बेबी बाहर आए। तो इंड्यूस्ड क्या इम्पैक्ट डालता है बच्चों पर? इंड्यूस्ड होता है कि आपको लगता है कि वो खुद से अपनी चॉइस नहीं बना पाए, क्योंकि क्या है, अभी तो वो टाइम नहीं आया आने का, बट प्रोफेशनल्स बोले जा रहे हैं कि नहीं, अब टाइम है, हमें करना चाहिए, पेन्स देने चाहिए। तो उनको लगता है कि कभी भी मेरी जो चॉइस है वो नहीं मानी गई है, और लगता है कि हमेशा वो कंट्रोल में लगते हैं, नीड टू बी कंट्रोल, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं था, किसी ने उनको इंड्यूस करके वो बाहर लेकर आ रहे हैं। तो उनको लगता है कि कंट्रोल, नीड टू बी कंट्रोल, और सेकंड लगता है कि जो उनकी चॉइस है वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं की गई है। और फिर आता है कॉर्ड अराउंड द नेक। उससे क्या होता है कि जो भी इमोशंस है अराउंड द नेक, थ्रोट है हमारा, एक्सप्रेशन, कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे अपने एक्सप्रेशंस को सप्रेस करते होते हैं। और मोस्टली जैसे फीमेल्स है, अगर हम थायराइड की बात करें, क्यों होता है, कहीं ना कहीं यहाँ से भी वो इशू आ सकता है कि शायद अम्बिलिकल कॉर्ड उनके, जब वो मदर के वूम में थे, वो आसपास, गले के आसपास हो। और ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं, बिकॉज अनवांटेड फीलिंग होती है, अगर बाहर कुछ और बात चल रही है और अंदर कुछ और है, तो कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियसली अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वो भी ये कॉर्ड अराउंड द नेक होता है। फिर आता है फोर्सेप्स। फोर्सेप क्या होता है कि जब मदर टायर्ड हो जाती है फोर्स करने में या उससे फोर्स नहीं लग रहा होता, तो एक वैक्यूम के जैसे, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है हम घर में यूज करते हैं, वैसे वैक्यूम के जैसे बेबी के हेड को खींचा जाता है बाहर, ताकि वो बेबी बाहर आ पाए। तो उसको बोलते हैं हम फोर्सेप्स करना। तो ये फोर्सेप भी बहुत ट्रॉमेटिक होता है, क्योंकि एक इतना सॉफ्ट, मैं कहूँगी इतना, जो उनका ब्रेन है इतना सेंसिटिव है, इतना फ्रेजाइल है, और वो इतनी जो इंस्ट्रूमेंट उनको खींचा जाता है बाहर से, इतना पेनफुल होता है उसके लिए। तो ये भी इंड्यूस वालों पे प्रॉब्लम देता है कि एक तो कंट्रोल, कि कोई बाहर से उनको कंट्रोल करने वाला है। उनको हमेशा लगता है कि बाहर वाले मुझे अच्छे से गाइड करेंगे कि मुझे जीवन में क्या करना है, या मेरे जीवन का जो भी कंट्रोल है वो बाहर से है। कोई बाहर की, हमें लगता है कि जीवन में कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ये मैं नहीं क्रिएट कर रहा, ये कोई और है जो क्रिएट कर रहा है। हमें लगता है हमारे लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में है। तो वो भी यहाँ से आ सकता है, जब हमें लगे कि इन फोर्सेप होता है, तब होता है। और अटेम्प्टेड अबॉर्शन, फॉर एग्जाम्पल, अगर कंसीव हो गया बेबी, आपकी मदर ने कंसीव कर लिया, बट वो चाहती नहीं थी ये प्रेगनेंसी, तो उन्होंने अटेम्प्ट करा अबॉर्शन का, किसी भी रीजन से उन्होंने अटेम्प्ट किया, बट वो अबॉर्ट नहीं हो पाया, वो बच्चा सरवाइव करा उसने। तो उसके अंदर ये इम्पैक्ट रहेगा अनवांटेड, अनलव्ड फीलिंग का, नो एक्सेप्टेंस। उनको जितना भी आप प्यार दे दो, उनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग होगी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मुझसे कोई भी जितना मर्जी आप उनको प्यार बहुल भी दो, कर भी दो, फिर भी उनको कहीं ना कहीं मिसिंग फीलिंग लगती है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही हूँ, कोई मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है, या मैं नॉर्मल से भी अब नॉर्मल ही हूँ। तो वो होता है। और ट्विंस, जैसे ट्विंस होते हैं तो दो तीन चीजें होती है ट्विंस के साथ। एक तो छोटा स्पेस है, और एक स्पेस को दो जने शेयर कर रहे हैं। ट्रिपलेट्स भी आते हैं, तीन भी होते हैं। तो जब ट्विंस शेयर करते हैं, तो जो पहला ट्विन पहले आ जाता है, तो जो दूसरा रह जाता है उसको एक तो अबैंडन फीलिंग लगती है कि मुझे छोड़ गया या मुझे छोड़ दिया, और हमेशा उनको लैक की फीलिंग रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि पहले वाले को पहला मिल गया, मुझे बाद में मिलता है। और अगर इन दो ट्विन्स में से एक ट्विन की डेथ हो जाए और दूसरा सरवाइव करता है, उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो जो सरवाइव कर जाता है उसको ये गिल्ट लगती है कि मैं क्यों बच गया, या मेरे को बचाने के कारण उसकी डेथ हो गई। तो वो गिल्ट भी उसके साथ आता है। उसको लगता है कि मेरी जगह, एक खाली एक वॉइड लगता है कि एक साथ में था, 9 मंथ्स हमने टाइम बिताया, बट वो सरवाइव नहीं कर पाया। तो वो भी इम्पैक्ट देता है। ये हो गया बर्थ का, एबनॉर्मल बर्थ्स जो होते हैं। उसके अलावा जो इम्पैक्ट जैसे होता है ब्लाइंडिंग लाइट्स, जैसे मोस्टली अब जो पहले होता था मिडवाइव्स हम यूज करते थे, घर में ही बर्थ होता था, नेचुरल बर्थ, नॉर्मल बर्थ होता था। बट अब जैसे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं और बर्थिंग होता है, तो जैसे मैंने बोला कि मदर के वूम में अंधेरा है और एकदम से बेबी बाहर आता है, और वहां पे इतनी ब्लाइंडिंग लाइट्स होती हैं, इतनी शार्प लाइट्स होती हैं। तो उसका एक्सपीरियंस ही बड़ा ट्रॉमेटिक, पेनफुल होता है कि बच्चे को लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी जगह, अनसेफ फीलिंग लगती है। और सेकंड, जैसे एप्लीकेशन ऑफ आई ड्रॉप्स और ईयर ड्रॉप्स, अगर हम कोई आई ड्रॉप डाल देते हैं, ईयर ड्रॉप डाल देते हैं, तो वो भी पेनफुल होता है बच्चे के लिए, क्योंकि वो भी एक शॉक के जैसे उसको लगता है कि ये लाइफ में लाइफ क्या है, एक पेन है। उसके लिए ये बिलीफ बन जाता है कि क्या, जैसे ही बाहर आए पेन शुरू हो गया, तो ये क्या है, ये जीवन क्या है, एक दर्द है। ये बिलीव से वो जीते हैं कि एक पेनफुल है लाइफ। और जैसे कि लाउड नॉइजेस, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे होते हैं, नर्सेस, डॉक्टर्स इतना कुछ बोल रहे होते हैं, शाउट कर रहे होते हैं, स्क्रीम कर रहे होते हैं, तो वो लाउड नॉइजेस भी इतनी ज़्यादा बच्चे को
लगती हैं कान में, बिकॉज वो इतनी लाउड नॉइसेस, जो मैं अभी भी बात कर रही हूँ ये भी उसके लिए लाउड होगा। तो हमें बहुत सेंसिटिवली उसको हैंडल करना चाहिए इस सिचुएशन में। और जैसे कि कीपिंग द नेओनेट अपसाइड डाउन, ये तो सबसे वर्स्ट ट्रॉमा हम सब निकले होंगे कि जैसे ही बेबी आता है हम क्या करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, पैर ऊपर और सिर नीचे कर देते हैं। सोचिए, जीवन का पहला एक्सपीरियंस, आप जीवन को उल्टा देख रहे हो और कह रहे हो कहाँ मैं फंस गया, कहाँ मैं आ गया, मुझे तो वापस जाना है। और ये इस अर्थ प्लैनेट पे मैं आया ही क्यों, ये दर्द खाने के लिए, ये स्ट्रगल लेने के लिए। ये एक्सपीरियंस हमारा बन जाता है। और जैसे ही हम नियोनेट को अपसाइड डाउन करते हैं और क्या करते हैं, हिटिंग द बेबी ऑन द बैक। सोचिए, पहला एक्सपीरियंस आपका टच का क्या है, थप्पड़, पेन, दर्द, रोना। क्या आप चाहोगे अभी जिसने लिखा ब्लिसफुल ब्यूटीफुल बर्थ चाहिए हमें, और हमारे साथ होता क्या है कि हमें कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई लाइट आंखों में छोड़ रहा है, कोई कान में खींच के डाल रहा है, कुछ कोई किधर से खींच रहा है, कोई किधर से खींच रहा है। और कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड सडनली, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है। सभी एक से एक ट्रॉमा है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है हमारे लिए, जब हम मदर वूम में थे, एक सोर्स है जिससे हमें हर शक्ति, हर न्यूट्रिएंट्स, हर ऊर्जा मिल रही है, हर खाना मिल रहा है। और एकदम से बच्चा जब बाहर आता है और हम सडनली अम्बिलिकल कॉर्ड काट देते हैं, उसके, हम सबको पता है कैसी फीलिंग रही होगी, पावरलेसनेस की, पावरलेस, हेल्पलेस। जिस सोर्स से मुझे सब कुछ मिल रहा है और एकदम से मुझे उससे छीन लिया गया, शॉक लगता है। अम्बिलिकल कॉर्ड, अगर आपने बहुत किसी का बर्थिंग प्रोसेस देखा हो, जब बेबी बाहर आता है वो बीट कर रही होती है, उसके अंदर पल्स होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, और वो बीट अभी कर रही होती है, और सोचो हम काट दें उसको, कितना ट्रॉमा होगा। तभी हम सबको लगता है कि कोई पावर है जो बाहर है, हमें अपने भीतर की पावर से हम नहीं जुड़ पाते। क्यों? क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ हमें सडनली सेपरेट कर लिया गया, सडनली हमें उससे अलग कर दिया गया। तो वो भी एक बच्चे के लिए ट्रॉमा बन जाता है। और फिर आता है कीपिंग द बेबी अवे फ्रॉम द मदर, कि अब हम बोलते हैं कि अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है बच्चे को, मम्मी से थोड़ी देर दूर रखना है, उसको चेक करना है, ये सब करना है। तो अबैंडन्ड फीलिंग लगती है बच्चों को, उनको लगता है मम्मी से मुझे दूर रख दिया गया है। प्यार, उस समय मदर का टच होना, बच्चे को सेफ फील कराना बहुत जरूरी है, पर जो कि हम नहीं कर पाते हैं। और ये सब हमारे बर्थिंग प्रोसेस में हमें सबसे गुजरे हैं। और ऐसे ही हम लाइफ को देखते हैं, हमें हमेशा स्ट्रगल फील होता है। अगर हमें स्ट्रगल फील हो रहा है, अगर हमें लगता है हमारे जीवन का कंट्रोल कहीं बाहर है, हमें लगता है कि हम अनवांटेड है, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें नरिशमेंट फील नहीं होता, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, हमारे यही प्रोसेस से आ रहे हैं। और बहुत जरूरी है हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को ये जानना कि एक ये सीक्रेट मैजिकल प्रोसेस है, कैसे एक जान, एक 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 मैं कहूंगी स्पिरिट से एक चीज, एक मैटर बन रही है। सोचिए कितना मैजिकल मूवमेंट है ये बर्थिंग मूवमेंट। एक जीव इस धरती पर आ रहा है, इस प्लैनेट पर, बट हम उसकी तैयारी कुछ नहीं करते। बहुत जरूरी है सेक्रेट प्लेस, लाइट डिम होनी चाहिए उस समय जब बच्चे का प्रोसेस हो, कुछ अच्छी चैंटिंग होनी चाहिए,
कोई मंत्र होने चाहिए। और जैसी बेबी बाहर आए, जैसे आपने पहले भी देखा होगा, जब एंशियंट टाइम्स में हमारे परदादी दादी पड़दादी के टाइम पर जब अम्बिलिकल कॉर्ड आता था, तो इसको लोटस बर्थ भी बोलते हैं। लोग क्या करते थे, अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी के साथ रहता था 3-5 डेज, और वो अपने आप शेड हो जाती थी नेवल से, और फिर उसको जो भी डिस्पोज कर दिया जाता था। बट अब तो सडनली काट दिया जाता है, वो अपने आप शेड होती है, और बेबी को अपने आप ब्रीथ, जब वो बाहर आएगा उसके साथ वो जुड़ा रहे, और फिर अपने आप वो ब्रीथ कर सकता है। कुछ, चलो आप, मैं ये नहीं कह रही आप 4-5 दिन के लिए रखो, बट एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, फॉर एन आवर, हमें अम्बिलिकल कॉर्ड को बच्चे के साथ रखना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हाँ कोई एक्सेप्शंस है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, आप उसको काटिए, बट एक लविंग एनर्जी से काटिए ना। बच्चे को कम्युनिकेट करिए। उस समय कितना सेकंड लगता है हमें उसको बोलने को लिए कि यू आर सेफ। उस समय बेबी को मदर की चेस्ट पे देना चाहिए, उसको टच फील होना चाहिए, सेफ फीलिंग उसको पता होना चाहिए, दिस अर्थ इज अ सेफ प्लेस, ये सिक्योर है यहाँ पर आना जीना। बट हमें सेफ्टी नहीं फील होती। ये सारे हमारे एडल्ट तक हमारे ये इशू रहते हैं सर्वाइवल के। हमें लगता है हम जीवन में कैसे सरवाइव कर पाएंगे, हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के बारे में ही सोचते रहते। क्यों? क्योंकि वहां से ही ये डर आ रहा है, क्योंकि हमें पावरलेस फील होता है। ये सब नॉलेज हमको इम्बाइब करनी है अपने लाइफ में। और आप देखेंगे कैसे अगर हम इनमें से कोई भी एक चीज भी इम्बाइब करें, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपने नेफ्यू के साथ भी किया है। इट्स नॉट जस्ट आई एम शेयरिंग द थ्योरी एंड एवरीथिंग। जब मुझे पता चला, मेरी भाभी ने कंसीव से भी मैं पहले उसको बोलती थी कि कम्युनिकेट करो, एक सोल को इवोक करो कि जो भी आए हमारे लिए, उसके लिए ये सेफ प्लेस हो। कंसेप्शन से भी पहले वो उनसे कम्युनिकेट करती थी। और फिर पूरा कनेक्शन मेरे भाई भाभी ने उस टाइम पे बेबी के साथ बनाए रखा, बात करी, कम्युनिकेट किया, उसको एफर्मेशंस बोलते थे, उसके साथ कनेक्शन बनाते थे, और फिर उसका बर्थिंग प्रोसेस हुआ। और आप बिल्कुल डिफरेंस देख पाओगे एक बच्चे में और एक ऐसा बच्चा जिसका ऐसा नरिशमेंट हुआ है। उसको सेफ फीलिंग, उसको इंडिपेंडेंट फीलिंग लगती है, उसको लगता है मैं जीवन को जी सकता हूँ। और वो हर चीज, अभी वो ही इज लाइक 6.5 years, बट आप उसकी बातें सुनोगे और उसके क्वेश्चन जैसे वो जवाब देता है, हमें लगता है कि कुछ अलग ही है। वो नर्चर फीलिंग उसके अंदर, इंडिपेंडेंट है, वो सब काम उसके अंदर है कि मैं कर सकता हूँ, सेंसिटिव है लोगों को लेके, आसपास लोगों को लेके। आप डिफरेंस देख पाते हो कि उन बच्चों में कैसे चेंज आ रहा है। और देखिए, ये एक गिफ्ट है जो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहेंगे। एक हमारी जनरेशन जो एक हेल्दी जनरेशन हो, जो अपना ध्यान खुद रख सके, जिसकी पावर के साथ वो अपने भीतर की पावर के साथ सदैव जुड़े रहे। तो ये ट्रॉमास जो हमने आज बात करी है, बर्थिंग ट्रॉमास की, तो ये 3 ट्रॉमास के प्रोसेसेस हैं, बर्थिंग के, कंसेप्शन के, जेस्टेशन के और बर्थिंग के। तो अभी हम